9 चैप्टर 9 का क्या नाम है? बुनाई कला। तो आज हम लोग बुनाई कला के बारे में होम साइंस में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बुनाई कला क्या होती है? इससे जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में आप लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन से बहुत तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं जो ठंड में आरामदायक होता है। अब वो जो ऊन से वस्त्र बनाए जाते हैं वो ऊन हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो भेड़ों से प्राप्त होते हैं। बहुत से ऊन महीन ऊन बनते हैं, मोटे ऊन बनते हैं, तो भेड़ों से भी प्राप्त होता है। बकरी है, खरगोश है, इन सब से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, बकरियों के जो बाल होते हैं उसको निकाल कर फैक्ट्री के माध्यम से मशीन के द्वारा उसको तैयार किया जाता है और धागे के रूप में उसको बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो उनकी खाल है उनको निकाल करके खाल से बाल को अलग किया जाता है और उसको सुखा करके फैक्ट्री में दे करके उसको उसके माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऊन के एक एक धागे तैयार किए जाते हैं। तो ये ऊन जो होता है वो ज्यादातर भेड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ ऊन जो होते हैं वो बकरियों से भी और खरगोश से भी निकलते हैं। यानी जो रोएदार वो होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, जो भेड़ होते हैं उनकी कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि भेड़ों में है मेरिनो और अंगोरा, ये एक प्रजाति है भेड़ों की। तो इन प्रजाति से जो ऊन प्राप्त होता है वो उच्च कोटि का होता है, यानी अच्छा माना जाता है, अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब हम ऊन को दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ऊन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मोटा ऊन और दूसरा है महीन ऊन। दो तरह के ऊन बनते हैं। कौन कौन से? मोटे ऊन बनते हैं और महीन ऊन बनते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो मोटा ऊन होता है वो औरतें जो जिसको कढ़ाई कला आता है, बुनाई कला आता है, ठीक है, वो सिलाई के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार करती हैं और विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना करके अपने रंग बिरंगे अलग अलग रंगों को चूज करते हुए एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार करती हैं और उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो मार्केट से सस्ता भी होता है और काफी मजबूत भी होता है, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारे जो ठंडे वो होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, बहुत सारे तो मिलते हैं, वो भी सुंदर होते हैं, लेकिन वो उतने आरामदायक नहीं होते हैं, वो उतना ठंड नहीं कर पाते, ठंडा नहीं दे पाते हैं जिसको जितना कि हाथ के बने हुए ऊन देते हैं। तो क्वालिटी का फर्क होता है अलग अलग तरीके से। तो विभिन्न प्रकार के ऊन प्राप्त किए जाते हैं और उससे अलग अलग डिजाइन तैयार की जाती है। तो देखिए बच्चों कि ये होता है जो मोटा ऊन होता है वो हाथ से बुनने में आसान होता है, इसलिए मोटे ऊन का ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं बुनाई करने में, ठीक है। विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार करते हैं, जैसे फ्रॉक बनाना, कार्डिगन बनाना, टोपी बनाना, मोजा बनाना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ऊन से लोग तैयार करते हैं। आपके घरों में भी बहुत से लोग होंगे जिनको ये बुनाई कला आती होगी। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं
मशीन के द्वारा। हाथ के द्वारा बहुत सारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हाथ से जिसको भी कला आती है, बुनाई कला आती है, वो एक किताब आता है डिजाइन की, तो उस डिजाइन को देख करके, ठीक है, बहुत से लोग डिजाइन बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं। तो और एक होता है मशीन के द्वारा। मशीन द्वारा जो भी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मशीन के द्वारा, देखिए एक हमने आपको बताया हाथ के द्वारा, ठीक है, और दूसरा है मशीन के द्वारा। हाथ के द्वारा जो ऊन प्राप्त होता है वो होता है मोटा ऊन, ठीक है। बहुत पतले ऊन का प्रयोग हम हाथ के लिए नहीं करते हैं, और मशीन के लिए पतला ऊन होता है, पतला, ठीक है। पतले ऊन का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो मशीन के लिए किया जाता है, क्योंकि वो महीन होता है। तो उसमें मशीन द्वारा जो तैयार की जाती हैं वो पतले ऊन का प्रयोग होता है, और मोटे ऊन का प्रयोग हाथ के लिए किया जाता है। अब मशीन के लिए मोटे ऊन का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्वेटर भी आते हैं जो मोटे ऊन में भी बने होते हैं, ठीक है। तो मशीनरी काम जो होता है वो मशीन द्वारा होता है, इसलिए वो मोटा ऊन हो या पतला ऊन हो, किसी भी प्रकार का ऊन हो, वो तैयार किया जा सकता है। लेकिन हाथ के माध्यम से पतले ऊन से तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से लोग ज्यादातर मोटे ऊन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी वस्त्र हम तैयार करें तो वो जल्दी बन जाए और आसानी से बन जाए, ठीक है। इस वजह से मोटे ऊन का प्रयोग किया जाता है। पढ़ेंगे कि ऊन का चयन कैसे करें, तो ऊन कैसे चुनना चाहिए, स्वेटर बनाने के लिए, मोजा बनाने के लिए, या फिर कोई टोपी वगैरह बनाना है। तो हम जिस वस्तु को बनाना है, जो भी चीजें हम बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि हमको ऊन का चयन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अच्छे ऊन की लंबाई भी अधिक होती है, यानी ऊन की पहचान हम कैसे करेंगे कि अगर अच्छे ऊन है तो उसकी लंबाई भी अधिक होती है, और अच्छे ऊन जो होते हैं वो हल्के और मुलायम होते हैं। एक बात और बता दें आपको कि हम अच्छे ऊन का चयन क्यों करते हैं। सस्ते ऊन भी हम खरीद सकते हैं मार्केट से, मोटा ऊन वो भी दिखाई देता है, लेकिन अच्छे ऊन का चयन करके जब हम कोई भी सामान बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो टोपी हुआ, मोजा हुआ, या दस्ताना हुआ, या फिर स्वेटर हुआ, तो हम अच्छे ऊन का चयन इसलिए करते हैं ताकि जो अच्छे ऊन होते हैं वो धोने के बाद सिकुड़न नहीं आती है उसमें, ठीक है, वो छोटे नहीं होते हैं, और जो अच्छे ऊन नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं होती है जिसकी, उसमें सिकुड़न भी आ जाती है और उसमें रोएं भी फेंक देते हैं। तो वो कुछ दिन के बाद वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगने लगता है, स्वेटर पहनने का मन नहीं करता है। इसलिए जब भी हम स्वेटर का बनाएं या ऊन का चयन करें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ऊन ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई स्वेटर बनाता है इंसान, या कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और मेहनत जब हम उसको यूज़ करते हैं, कुछ समय बाद अगर वो चीज़ खराब हो जाती है, हमारे यूजलेस हो जाती है, काम की नहीं रहती है, देखने में अच्छी नहीं लगती, तो मन नहीं करता उस चीज़ को हम यूज़ करें, ठीक है। तो इस वजह से जब हम शुरू से अपना चयन अच्छा रखेंगे, चॉइस अच्छा रखेंगे, तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा भी और टिकाऊ भी रहेगा। इसलिए हमेशा जब भी ऊन का चयन करना चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का ऊन ही लेना चाहिए।
कैसे चुननी चाहिए? तो जो पतले ऊन होते हैं, बहुत पतले की बात नहीं हो रही है बच्चों, क्योंकि बहुत पतले ऊन का प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत पतले ऊन की बात नहीं हो रही है। लेकिन मोटे ही ऊन में भी कई क्वालिटियां आती है, पतला होता है कि मोटा होता है। तो पतले ऊन की बात हो रही है जिसको हाथ से बुना जा सकता है, ठीक है। तो पतले ऊन में देखिए हम सिलाई कर लेते हैं 11 से 12 नंबर, 11-12 नंबर की सिलाई से हम पतले ऊन का प्रयोग करते हैं। और उससे अगर मोटा ऊन होता है तो हम 9-10 नंबर की सिलाई लेते हैं। और अधिक उससे भी मोटा ऊन होता है, ठीक है, हम अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी चयन करेंगे, हम अपने बजट को देखते हुए भी चयन करेंगे ना। तो ये भी बातें आ जाती है, सबके घर की स्थिति अलग होती है, तो अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए भी लोग चयन करते हैं, तो वो बात अलग की है। लेकिन देखिए जब हम मोटे ऊन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम 7 से 8 नंबर की सिलाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई का चयन भी हम ऊन के आधार पर करते हैं, ठीक है। कि हाथ द्वारा बुनाई से लाभ क्या होता है? जो हम लोग स्वेटर तैयार करते हैं, ठीक है, जो हाथ से बनाया जाता है स्वेटर, तो उस स्वेटर को बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए जब इंसान को कला आती है ना, तो वो कला बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो एक तरह से इंसान का एक व्यवसाय बन जाता है, ठीक। अगर इंसान करना चाहे तो वो सही समय का उपयोग करके और उसको एक अपना जरिया बना सकता है व्यवसाय का, ठीक है। तो कला, विभिन्न प्रकार की कला की बात कर रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि बुनाई कला ही हो, ठीक है। बुनाई कला हो या सिलाई कला हो
सही नाप का हम स्वेटर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, बुनाई कला से लाभ हुआ ना, धन का भी लाभ हुआ, समय का भी उपयोग हुआ और मार्केट में प्रशंसा भी हुई और उसके बाद अलग अलग तरीके की डिजाइन भी सीखने को मिली। कई लाभ हो गए। ठीक है, वस्त्र बुनते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। देखिए, ऊन का जब चयन किया जाता है तो भी ऊन के चयन करते समय भी हमें ध्यान देना होगा कि हमको ऊन किस तरीके का लेना है, मोटा लेना है, पतला लेना है या अच्छी क्वालिटी का लेना है, आपके बजट के हिसाब से। ठीक है, चयन करते हैं हम। उसके बाद सिलाई का भी हम चयन करते हैं कि हम बॉर्डर के लिए कौन सी सिलाई का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद यदि हम स्वेटर बुन रहे हैं या टोपी, मोजा, जो कुछ भी हम तैयार कर रहे हैं उनसे, तो उसके लिए हम सिलाई का चयन कौन कौन सा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम कोई वस्त्र तैयार करते हैं, कोई वस्त्र हम बनाते हैं, तो वस्त्र बनाते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, हमें क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि हमेशा साफ हाथों से बुनाई करें। ठीक है, हाथ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी हम काम करके आते हैं तो हाथ को अच्छी तरह साफ कर ले, नहीं करेंगे तो हमारे हाथ की मैल ऊन में लग जाएगी और ऊन गंदे भद्दे दिखने लगेंगे। ठीक है, इसलिए हाथ की सफाई जरूरी है। दूसरा है, ऊन खरीदते समय पहले पहनने वाले की जो आयु है, उसका रंग है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, कि हम किसके लिए ऊन खरीद रहे हैं और उसका रंग कैसा है। तो रंगों के हिसाब से ही कपड़े का चयन किया जाता है ना, कि जैसा जिसका रंग होता है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ताकि उसके ऊपर वो कपड़ा जचे, अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे। तो उसी हिसाब से जब हम स्वेटर बुनते हैं तो उसके लिए भी हम रंगों का चयन करते हैं। ठीक है, कि कौन सा रंग किसके ऊपर सूट करेगा आयु के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बुजुर्ग महिला है, उसको उसकी बात की जाए, यदि हम उसको लाल लाल पहना दें या येलो कलर का कपड़ा पहना दें तो उसके ऊपर उतना नहीं जचेगा जितना कि वो चीज छोटे बच्चों पर लगेगा। तो इस वजह से हमको अपने रंगों का चयन और आयु का चयन देखते हुए ऊन का चूज करना चाहिए। ठीक है, ऊन को चुनना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के लिए ऊन खरीद रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है ऊन दिन में ही खरीदें। ऊन खरीदते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि दिन के समय हम ऊन खरीदें, क्योंकि ऊन जो बनता है वो बहुत महीन महीन धागे को मिलकर बनता है और रात में लाइट की वजह से ऊन का कलर चेंज लगता है। लेकिन जब हम दिन में खरीदेंगे तो वो ओरिजिनल कलर दिखेगा। ठीक है, इसलिए दिन में कोई धोखा नहीं होता है आपको। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रकाश मिलता है। ठीक है, इस वजह से जो भी कलर होगा वो नेचुरल को दिखाई देता है। रात के समय प्रकाश, जो लाइट का प्रकाश होता है, उसकी वजह से डिफरेंट हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हमेशा ऊन जब भी खरीदे तो दिन में खरीदना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की सिलाइयों का प्रयोग करें। देखिए बच्चों, कभी कभी होता क्या है कि जब हम ऊन से सिलाई का जब हम चयन करते हैं और जब हमारी अच्छी क्वालिटी की सिलाई नहीं होती है तो सिलाई जो होती है ना उसके ऊपर भी परत चढ़ा होता है। ठीक है, किसी न किसी चीज से कोई ना कोई चीज मिलकर ही बनती है। तो जब हम अच्छी क्वालिटी का चयन नहीं करते हैं तो होता क्या है कि उसकी रगड़ से बार बार सिलाई एक दूसरे से रगड़ खाती है और उसकी पॉलिश उतरती रहती है, वो पॉलिश ऊन में लग जाती है। तो ऊन का जो कलर होता है वो बदरंगा होने लगता है, देखने में भद्दा लगने लगता है। अच्छी क्वालिटी का हम अगर सिलाई का चयन करते हैं तो उसका कलर जल्दी फेड नहीं होगा। ठीक है, सालों लग जाएंगे उसको छूटने में। ठीक है, तो इस वजह से हमको हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। फिर है बुनाई प्रकाश में करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। कुछ लोग होते हैं जो कम रोशनी में भी बैठ करके बुनते रहते हैं,
प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फंदा डालना। मैं आपको किताब से समझा रही हूँ, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में भी आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करते तो और भी अच्छा होगा। अगर आपके घर में ये कोई भी बुनाई करता हो तो आप उनसे पूछ करके प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो प्रैक्टिकल होते हैं। जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको सही से समझ में आएगा नहीं। फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि फंदा डालना, कैसे फंदा डालना है। जितने फंदे डालने हों उतने ही ऊन अंदाज से ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू में हमें अंदाज तो मिलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी की मदद से, किसी की सहायता से, ठीक है। घर में कोई भी है तो उसकी मदद की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अंदाज से कुछ ऊन ले लेंगे कि इतना ऊन हमारा इतने फंदे के लिए हो सकता है, ठीक है। अब एक सरकने वाली गांठ सलाई पर चढ़ाकर दाएं हाथ से सलाई को पकड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे पर क्या करेंगे, ऊन चढ़ाकर दाएं हाथ वाली सलाई पर क्या करेंगे, लूप बनाते हैं, ठीक है। यानी कि लूप बनाते हैं का मतलब क्या हो गया कि उसको फंसा करके और डालते हैं, ठीक है। और इसके बाद गोले की तरफ वाली जो ऊन को क्या करते हैं, दाएं हाथ वाली सलाई के ऊपर से घुमाकर इसे उलटकर अंगूठे वाले लूप के अंदर से निकालिए। तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार सलाई पर फंदा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं कि जितने फंदे डालने हो उतने ही ऊन अंदाज से लें, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों तो ये भी दिक्कत होती है कि वो ऊन जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अंदाज से ऊन लिया जाता है। अगर ऊन हम ज़्यादा लेते हैं तो जितना ज़्यादा ऊन होगा वो उतना ऊन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको काट भी नहीं सकते, काटेंगे तो हमारा बॉर्डर जो होगा वो खुलने लगेगा। इस वजह से ऊन को काटा भी नहीं जा सकता है, अंदाज से लिया जाता है, ठीक है। और अब एक सरकने वाली गांठ बांधते हैं उसमें और सलाई पर चढ़ाकर दाएं हाथ से सलाई को पकड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे पर ऊन चढ़ाते हैं और दाएं हाथ वाली सलाई पर लूप बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद छोटे गोले की तरफ वाली जो ऊन को दो हाथ वाली सलाई के ऊपर से घुमाकर इसे लटककर अंगूठे वाले लूप के अंदर से निकालते हैं। इस प्रकार सलाई पर फंदा बन जाता है, ठीक है। आप लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा से, पापा तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मम्मी से पूछ करके आप इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सीधा फंदा, अब देखिए फंदे दो प्रकार के होते हैं, जो हम फंदा डालते हैं ना, फंदे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीधा फंदा और दूसरा उल्टा फंदा। सीधा फंदा क्या है, देखिए सीधा फंदा क्या है। सीधा फंदा बुनते समय खाली सलाई को दाएं हाथ में, ठीक है, जो खाली सलाई है वो दाएं हाथ में और फंदे वाली सलाई को बाएं हाथ में पकड़ें। इसके बाद दाएं हाथ की खाली सलाई के फंदे में नीचे की ओर घुमाकर ऊन को एक बार बढ़ाकर फंदे के अंदर से निकालें, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, शायद आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद बाएं हाथ की सलाई से फंदे को गिरा देते हैं। इस विधि से जो सीधे फंदे से ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं उसको कहते हैं सीधा फंदा, है ना। उल्टा फंदा, अब देखिए उल्टा फंदा क्या होता है। उल्टे फंदे में बाएं हाथ की सलाई को फंदे के बीच में से नीचे की ओर निकालते हुए अपनी ओर लाएं, फिर सलाई की नोक पर ऊन को एक बार लपेटें और उसका लूप बनाते हुए इसे बाएं हाथ की सलाई के फंदे में से गिराते हुए निकालें। इस विधि से उल्टा फंदा बुना जाता है। अब देखिए फंदे बढ़ाने की विधि क्या होती है, कैसे फंदे बढ़ते हैं। हाथ से बुने जाने वाले वस्त्र, टोपा, मोजा या फिर फ्रॉक या झालर, ये जो कुछ भी है, आकार सही लाने के लिए फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। तो
यानी हम अगर बड़ा स्वेटर बनाते हैं तो उसके लिए बड़े फंदे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा फंदे की ज़रूरत, बड़े फंदे का मतलब ज़्यादा फंदे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और अगर छोटा कपड़ा बनाते हैं या छोटे बच्चों का कोई बनाते हैं तो उसके लिए फंदे की आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है। तो हम कैसे फंदे को बढ़ाते हैं, ठीक, कभी कभी होता है, देखिए बॉर्डर कम होता है, पतला होता है ना, चौड़ाई उसकी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ऊपर स्वेटर बनाने जाते हैं तो हमारे फंदे बढ़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होने लगती है। तो वही बता रहा है कि फंदे को कैसे बढ़ाया जाए। ये प्रक्रिया अत्यंत सरल है, इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, एक होता है जाली द्वारा फंदा बढ़ाना, उसके बाद एक फंदे को 2 बार बुनना, एक फंदे को 2 बार बुन करके भी फंदा बढ़ाया जाता है, और दूसरा है जाली द्वारा भी फंदा बढ़ाया जाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जाली द्वारा कैसे फंदा बढ़ाया जाता है। इस विधि का प्रयोग बच्चों की टोपी आदि में फंदे बढ़ाने के लिए करते हैं। ऊन आगे करके बुनने से एक फंदा बढ़ जाता है और जाली बन जाती है। ये प्रक्रिया सरल होती है, ठीक है। कैसे बना, तो टोपी या फंदे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऊन आगे करके बुनने से एक फंदा बढ़ जाता है, यानी कि सिलाई में एक बार ऊन लपेट करके तब बनाते हैं, ठीक है, तो उससे फंदा बढ़ता है। एक फंदे 2 बार बुनना, स्वेटर या आस्तीन में जब हम बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, है ना, तो उसमें भी यही प्रक्रिया करते हैं कि स्वेटर या आस्तीन में किनारे की ओर फंदा बढ़ाने के लिए अंतिम फंदे के जो पूर्व वाले फंदे को, यानी अंतिम फंदा, ध्यान दीजिएगा, अंतिम फंदे से पहले जो फंदे होते हैं उसको क्या करते हैं, 2 बार उसको बुनते हैं, ठीक है, एक बार सीधा एक बार उल्टा बुनते हैं। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार बराबर दूरी पर फंदे बढ़ाने से आकार सही आ जाता है। फिर बच्चों की टोपी में झालर बनाने के लिए एक फंदे में 3 फंदे बढ़ाते हैं। इसके लिए एक फंदे में एक बार सीधा फिर उल्टा फिर सीधा बुनने से 2 फंदे बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि फंदे घटाना, ये हो गया बढ़ाना और दूसरा हो गया घटाना। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों की, चित्र में आप ध्यान दीजिएगा कि जो ऊन देखिए अंदाज से लिया गया है ना, तो अंदाज से लेने के बावजूद अगर सही अंदाज नहीं होता है तो देखिए आप लोग फंदे में दिखाई दे रहा है कि एक ऊन के गोले टाइप का बना हुआ है। तो ये क्या है, ये सही अंदाज ना मिलने पर है। जब सही अंदाज नहीं मिलता है तो इतने ऊन जो होंगे वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी जानकार इंसान से पूछ करके ही अपना काम करना चाहिए, जो पहले कभी स्वेटर बना चुका है या कोई भी वस्त्र बना रहे हैं, बनाने से पहले जानकारी लेना आवश्यक है, ठीक है। किसी जानकार इंसान से ही मिल करके काम शुरू करना चाहिए। जब इंसान सीख जाता है तो फिर तो आसान हो जाता है, कर लेता है। फिर है फंदे बढ़ाना, तो इस विधि द्वारा हम एक फंदा या इससे अधिक फंदे घटा सकते हैं। फंदे घटाना, बढ़ाना नहीं, फंदे घटाना। तो इस विधि से एक फंदा या इससे अधिक फंदे को हम घटा सकते हैं। स्वेटर की आर्म होल, ठीक है, यानी बगल या गोल गला घटाने के लिए 2 फंदे बुनकर पहले फंदे को दूसरे के ऊपर उतार देते हैं, फिर तीसरा फंदा बुन दूसरे के ऊपर से गिरा देते हैं। इस तरह से फंदा कम करते जाते हैं। तिरछा घटाने के लिए किनारे के 2 फंदों को एक कर देते हैं बराबर दूरी पर। इस प्रकार घटाने से तिरछा घट जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद फंदे उठाना। अभी क्या हुआ, बढ़ाना भी हमने देखा, घटाना भी देखा। अब उसके बाद फंदे को उठाना कैसे है। स्वेटर का गला या बाँह बनाने के लिए फंदा उठाना पड़ता है। इसमें दाएं हाथ की सलाई की नोक की सहायता से बुने हुए भाग के किनारे पर फंदा अंदर डालकर उसकी नोक से एक फंदा बाहर निकाल लेते हैं। फंदे बंद करना, इसके बाद है उस फंदे को बंद करते हैं। यदि हमारी आस्तीन तैयार हो जाती है तो हम आस्तीन उतारते हैं ना सलाई से, तो कैसे उतारेंगे, जब फंदे को बंद करेंगे तभी, वरना फंदा खुल जाएगा तो हमारी सलाई, हमारा जो बुना हुआ है वो स्वेटर वो भी खुलने लगेगा। तो फंदे को बंद करना भी आवश्यक होता है।
बुनाई पूरी हो जाने पर फंदे बंद कर देते हैं। पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से गिरते हैं। इस प्रक्रिया को आगे दोहराने से सभी फंदे बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद डिज़ाइन बनाना या बुनाई डालना, ये देखते हैं। तो मोती दाना या साबूदाना की बुनाई, बच्चों किताब से समझिए, आप ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर समझ में भी आ रहा है। तो आप सभी के पास किताब होगी, हम उम्मीद करते हैं। आप लोग किताब नहीं है अगर तो किताब खरीद के ही पढ़िए, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ है। तो मोती दाना या साबूदाना की बुनाई कैसे करेंगे? इसे धनिया की बुनाई भी कहते हैं। धनिया की बुनाई यानी मोती दाना यानी छोटा छोटा मोती टाइप का बुनाई होता है। इस बुनाई में पहली जो पंक्ति में जो फंदा सीधा होता है उसे उल्टा, और जो फंदा उल्टा बुना होता है उसे सीधा बुनना चाहिए। तो जब उल्टे को सीधा, सीधा को उल्टा कर देते हैं तो इससे तैयार जो डिज़ाइन होती है वो मोती दाना की बुनाई कहते हैं। है ना आसान? बहुत ही आसान है। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, टोपा या मोज़ा इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि छोटे बच्चों की ऊनी टोपी। अब देखिए, ठंड में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी सर्दी लग जाती है ना, उनकी कैपेसिटी कम होती है बर्दाश्त करने की, तो उनको ठंड जल्दी लगती है, इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा संभालना पड़ता है। इसके बाद देखिए तो कैसे छोटे बच्चों की ऊनी टोपी कैसे बनाएंगे। ठंड में छोटे बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उनके लिए टोपी, मोज़ा, हाथों के दस्ताने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम दो प्रकार से टोपी बनाने की विधि आपको बताते हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है, क्या है पहली विधि कि आवश्यक सामग्री क्या क्या है। 50 ग्राम ऊन ले लिया, 10 या 11 नंबर की सलाई ले लिया और ऊन के रंग का आधा मीटर रिबन या ऊन सिलने की सुई, ये चीज़ हमने ले ली। फिर विधि क्या है? 10 नंबर की सलाई पर 5 फंदे डालें, एक फंदा सीधा बुने, फिर एक जाली बनाए। फिर जाली बनाने के लिए ऊन आगे करके बुनने से एक फंदा बढ़ जाता है और जाली बन जाएगी। फिर उल्टी सलाई, पूरी उल्टी बुने, फिर तीसरी सलाई में फंदे फिर जाली द्वारा बढ़ाएं, अगली सलाई फिर उल्टी बुने। देखिए बच्चों, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इसी माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यह क्रम इसी प्रकार दोहराते रहें जब तक कि टोपी की चौड़ाई पूरी नहीं हो जाती। तो चौड़ाई पूरी हो जाने पर माथे वाले हिस्से को बुने। सिर वाले भाग पर साबूदाने की बुनाई डाल दें। इसके बाद टोपी के किनारे पर एक लूप बनाकर रिबन का सुंदर सा फूल बनाकर टाँक दें। तो इस तरह से उनकी बच्चों की टोपी, देखो आप चित्र में बताया है ना, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर टोपी तैयार हुआ है। इसके बाद है द्वितीय विधि, यानी दूसरी विधि क्या है? आवश्यक सामग्री क्या है? 50 ग्राम ऊन लिए, 11 नंबर की सलाई लिए और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुने और 2 सेंटीमीटर बुने उल्टा फंदा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, है ना। देखिए 11 नंबर की सलाई पर, है ना, 78 फंदे डालकर, कितना फंदा डालते हैं? 78 फंदा। अगर बच्चों की टोपी बनानी है तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाकर 2 सेंटीमीटर बुने, है ना, यानी कि एक क्या है, बॉर्डर हम तैयार कर रहे हैं। कौन सा? साबूदाने वाला, है ना, मोती दाने वाला बॉर्डर। जाली बेल का नमूना बनाएं, फिर मोती दाना की बुनाई डालते हुए लगभग 12 सेंटीमीटर हो जाने पर दोनों ओर 26-26 फंदे बंद करें। फिर उसके बाद है बचे हुए 26 फंदे को बुने। जब उसकी कुछ लंबाई बंद किए गए 26 फंदों के बराबर हो जाए तब फंदे बंद कर दें। बीच के इस भाग को दोनों ओर 26-26 बंद किए गए फंदों के साथ मिलाकर सिल लें। टोपी तैयार है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंगूरेदार टोपी तैयार करना। आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, आपके पास भरपूर समय है, आप घर पे बैठ करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग घर पे किसी की सहायता से, मम्मी की सहायता से, बहन की सहायता से, या मामी हैं या चाची हैं, जो भी हैं उनकी सहायता से आप इसको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर आवश्यक सामग्री देखिए, कंगूरेदार टोपी तैयार करना। 50 ग्राम ऊन लिए, 9 नंबर की 2 सलाई ली, सलाई वाली सुई, सब सीधा बुने। देखिए सलाई वाली सुई ले लिए और उसके बाद क्या है कि 42 फंदे डालकर 2 सलाई सीधी बुने। 2 सलाई सीधी बुन लिए। कितने नंबर का फंदा डाला हमने? 42 नंबर, 42 फंदा डाला हमने। ठीक है, कितना फंदा डाला? 42 फंदा डाला और 2 सलाई तक सीधे बुने। उसके बाद तीसरी सलाई में 2 फंदे और बनाकर सब सीधा बुने। चौथी सलाई सीधी, 5वीं सलाई में 2 फंदे और बनाकर सब सीधा बुने। ठीक है, फिर 6ठी सलाई सीधी बुने, फिर 7वीं सलाई में 2 फंदे और बनाकर सब सीधा बुने। ठीक है ना, तो इस तरह से जब हम बुनते चले जाएंगे तो हमारा कंगूरा तैयार। इसके बाद 9वीं सलाई सीधी, 10वीं सलाई से 14वीं सलाई तक, 10 से 14, ध्यान दीजिएगा, 10 से 14 सलाई तक सीधी बुने। फिर 15वीं सलाई में क्या है, 2 फंदे बुनकर बंद कर दें, सब सीधी। 16वीं सलाई सीधी। अब इन 16 सलाइयों से जो कंगूरा बन गया वो 7 बार क्रम से, ठीक है, बुनकर पहले 8 कंगूरे बना लें और फिर अंतिम सलाई में सब फंदे क्या है, बंद कर दें। अब दोनों किनारों को मोड़कर सिल लें। फिर क्या होता है, कंगूरे के दूसरी ओर जिधर सादा है, ठीक है, जिधर डिज़ाइन है वो नहीं, जिधर सादा है उधर सब में सुई पिरो करके और क्या करना चाहिए, खींचकर समेट ले और जिसमें कि बुनावट बन जाए। ठीक है, और जो गुच्छा नहीं बन जाता है ऊपर में, वो बनकर तैयार हो जाता है। गुथ कर तोड़ लें और उसके बाद ऊपर एक घुंडी या गुच्छा बनाकर लटका दें, बनाकर लगा दें। हो गया आपका कंगूरा तैयार है। अब कंगूरों को सीधी तरफ पलटकर थोड़ा मोड़कर किनारे पर दूसरे रंग के ऊपर कुरेशिया होता है, एक कुरेशिया से बना लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंगूरे की नोक पर बटन टाक दें। तो वो क्या होता है, बटन टाक देने से जो वो गांठ बनी रहती है ना बच्चों, वो दिखाई नहीं देती है, उससे फ्रेश हो जाता है, वो साफ दिखाई देता है कि वो चीज़ जो गांठ है वो दिखाई दे रहा है। तो यदि हम उस पर बटन लगा देते हैं तो वो गांठ दिखाई नहीं देता है, तो इससे पहचान में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत हुई है बुनाई की। ठीक है, और देखने में सुंदर लगता है। टोपी तैयार हो गई।